जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 किताब अतीत से वर्तमान। इतिहास किताब है। सबसे पहले समझेंगे अध्याय 2 से अध्याय 1 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम आपको बताएं। सबसे पहले समझेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास जो बीती हुई बातें, जो बीत गया हो, पहले जो क्या हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इतिहास के बारे में। और इतिहास कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो प्राचीन, मध्य या आधुनिक। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। जो पुरातात्विक वस्तु का अध्ययन करते हैं उसे पुरातत्वविद कहते हैं। फिर इसके बाद समझेंगे कि डॉक्टर स्फुरना ने पटना के कुम्हरार में जो खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जो पटना में कुम्हरार जो खुदाई होता है इसको कौन खोजे थे? तो डॉक्टर स्फुरना। कौन? डॉक्टर स्फुरना। और कुम्हरार कहाँ है? तो पटना में स्थित है। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि सिक्के शासक द्वारा जारी किए जाते थे जिस पर राजकीय चिन्ह, किसका चिन्ह? राजकीय चिन्ह क्या होते थे? राजकीय चिन्ह होते थे। और धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्का का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहता है या न्यूमेस्टिक्स कहते हैं? क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र या न्यूमेस्टिक्स कहा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो अपने चैनल की सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस सब क्लास का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि खुदाई में मिली वस्तुओं को विश्लेषण में समय का निर्धारण करना। यह मतलब किस विधि द्वारा होता है? तो रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 विधि। कौन कौन? रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 विधि। जो भी खुदाई मिली वस्तु का विश्लेषण का समय का पता लगा, कितना समय का हो चुका है, कितनी इसकी काल है, तो रेडियो कार्बन विधि द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं या कार्बन 14 पद्धति इसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग तिथियों का मतलब। तो तिथियों का मतलब समझेंगे विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ? तो 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत का कब स्टार्ट हुआ? तो 78 ईसा पूर्व में। कब? 78 ईसा पूर्व में। देखिए इसका ट्रिक कैसे है। जो मतलब विक्रम है तो बड़ है, तो बड़े में यहाँ पर छोट होगा, मतलब 58 होगा। और शक क्या है? छोट है, तो क्या हो गया? 78 होगा, मतलब बड़ा होगा। मतलब छोटा बड़ा करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ विक्रम तीन अक्षर का है तो यहाँ पर 2 अक्षर का होगा। यहाँ पर ये शक छोटा है तो 78 बड़ा होता है 58 से, तो 58 का हो जाए बड़ा, इसी कर दिया। तो विक्रम 58 ईसा पूर्व और शक 78 ईसा पूर्व में स्टार्ट हो। क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर पढ़ेंगे लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक रूप में तिथियों की गणना ईसा मसीह के जन्म की तिथि से, किसके जन्म से? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को शून्य वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? तो शून्य वर्ष माना जाता है। किसके? ईसा वर्ष जो जीवन को शून्य वर्ष माना जाता है, उनके जन्म के पूर्व के सभी तिथियों के आगे BC यानी बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसा पूर्व लिखते हैं। इस प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। ईस्वी सत कब से है? जन्म के वर्ष से है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जैसे यदि कहीं मतलब 2009 ईस्वी लिखा हुआ है तो उसको क्या समझेंगे? AD यानी एनो डोमिनी लिखा देखते हैं तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2009 के वर्ष से हुआ है। 2009वें वर्ष से है। और ईसा के जन्म हुआ था 2009 वर्ष से, 2009 ईस्वी का मतलब हुआ है। इसी प्रकार यदि वह 2500 ईसा पूर्व लिखा हुआ है कहीं मिलता है तो इसका अर्थ यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 25वें वर्ष पहले का समय है। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म का हम 0 वर्ष मान लिए, तो यहाँ 100 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले, 5,000 वर्ष पहले। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 100 AD मतलब 100 ईस्वी, 500, ऐसे 1000, 100 AD, 1500 AD, 2000 AD, इसको हम लोग जैसे देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे भौगोलिक पृष्ठभूमि। भारत को 4 भागों में बांटा सकता है। भौगोलिक पृष्ठभूमि से भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? तो पहला है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। क्या है? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के
शिखर तक फैले हुए हैं। कहाँ से? जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमाई एवं सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। कौन कौन शामिल है? तो कश्मीर, कांगड़ा, कुमाई एवं सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। पहला मतलब भौगोलिक पृष्ठभूमि में। दूसरा पढ़ेंगे, उत्तर के मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि एवं अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध हैं, इसमें सिंधु या गंगा यमुना की सहायक नदियाँ, सिंधु एवं गंगा यमुना की सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र। कौन? उत्तर का मैदान, ये देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। फिर पढ़ेंगे, दक्षिणी के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियों है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पृथक करती है? तो विंध्य पर्वत या सतपुड़ा की पर्वत। कोई ऑप्शन आएगा तो उसको पहले विंध्य टिक करेगा, उसके बाद सतपुड़ा टिक करेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत कौन करता है? इसको नीलगिरी पहाड़ी भी कहीं ना कहीं ऑप्शन देता है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिलता है। दक्षिण में कौन कौन? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। भारत का संपर्क अफगानिस्तान और ईरान से बना रहता था। मतलब पहले के ज़माने में संपर्क अफगानिस्तान और ईरान के बना था। कौन द्वारा से? तो खैबर द्वारा, बोलन द्वारा और गोमल द्वारा। कौन कौन? खैबर द्वारा, बोलन द्वारा एवं गोमल द्वारा। खैबर, बोलन और गोमल से द्वारा जुड़ा हुआ था भारत। किसको देखते हैं? खैबर द्वारा, बोलन द्वारा और गोमल द्वारा। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि भारत के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ियों है। नागा पहाड़ियाँ है। कहाँ? भारत के उत्तर पूर्व में कौन कौन पहाड़ी है? तो गारो, खासी, जयंतिया, मिसमी और नागा पहाड़ी है। इन पहाड़ियों के नाम पर यहाँ की आदिवासी मानव के समूह पहचान है। आदिवासी जनजाति है 5 अगर गारो जनजाति, खासी जनजाति, जयंतिया जनजाति यहाँ पर मिलती है उत्तर पूर्व में। फिर पढ़ेंगे, भारत के विंध्य पर्वत में दक्षिणी में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया गया था। कहाँ किया गया था? तो विंध्य पर्वत के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर महापाषाणी संस्कृति का निर्माण किया गया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। यहाँ पर संस्कृति में क्या होता था? तो मतलब मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। फिर पढ़ेंगे कि विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्वी एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती है। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर स्थित कुलडीहवा एवं चौपानी मांडो। कौन कौन? कुलडीहवा और चौपानी मांडो ऐसे स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल यानी धान को उपजाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चावल और या धान को सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था? तो कुलडीहवा और चौपानी मांडो। कहाँ? कुलडीहवा और चौपानी मांडो में सबसे पहले धान को उपजाया गया था। क्वेश्चन BVI है कुलडीहवा और चौपानी मांडो वाला। फिर पढ़ेंगे देश का नाम कौन कौन कैसे क्या पढ़ा? इंडिया भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द का इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडिया शब्द निकला किससे? निकला इंडस से, जिसका संस्कृत में क्या कहते हैं? इंडस कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद या हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तट पर एक दूसरी मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद मिलता है। फिर उसके बाद रिवाइज करते हैं हम लोग कैसे नाम पड़ा। देश का नाम इंडिया भारत जैसे नाम प्रयोग करते। इंडिया शब्द से लिया गया है, जो संस्कृत में इसका क्या अर्थ होता है? तो सिंधु होता है। और लगभग 2500 वर्ष पहले इस उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा।
तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। और फारसी में यही शब्द हिंद, फारसी में शब्द हिंद यही एवं हिंदुस्तान जैसे नामों को प्रतिकरण था। और भारत नमक मानव समूह का नाम पर पड़ा, ये ऋग्वेद में मिलता है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से हुआ है, तो 18वीं शताब्दी से हुआ। कब हुआ है आधुनिक काल का प्रारंभ, 18वीं शताब्दी से हुआ है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर प्रारंभिक समाज पढ़ेंगे। भारत में आधुनिक मानव गुफाएं उनका मुख्य बसेरा था। क्या था, गुफाएं उनका मुख्य बसेरा था। कहाँ रहते थे, तो वो लोग बसे गुफा में उनका मुख्य बसेरा। जो भारत में जो प्रारंभिक मानव हैं, आरंभिक मानव कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। फिर हम पढ़ेंगे ये जो गुफा कहाँ और मिले हैं, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़ानी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर। कौन कौन, भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर स्थलों का उदाहरण है। गुफा कौन कौन है, तो भीमबेटका की गुफा, बुढ़नी की गुफा, पंचमढ़ी गुफा, भेड़ाघाट गुफा और महेश्वर की गुफा। सबसे अधिक जो आरंभिक मानव जो खोज हुआ उसमें गुफा हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा खोज कहाँ पर हुई थी, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में थी। पाषाण काल के लोग गुफा के अंदर पत्थर के दीवारों पर चित्र भी बनाया करते थे। पत्थर दीवार पर क्या बनाते थे, तो चित्र बनाया करते थे। फिर हम पढ़ेंगे ये चित्र भीमबेटका की गुफाओं में, कहाँ पर, भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया है। चित्र में ज्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस और हिरण इत्यादि के थे। जो चित्र बनाए गए थे पत्थर पर, किसके चित्र थे, बैल, गाय और भैंस और हिरण के थे। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नाच करते थे। क्या करते थे मनोरंजन के लिए, चित्र करते थे और नाच करते थे। चित्र और नाच करते मनोरंजन के पाषाण काल के लोग। प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते थे, तो पत्थर के बने होते थे। कैसे बने होते, प्रारंभिक औजार किससे, पत्थर के बने होते थे। फिर हम पढ़ेंगे पैसरा कहाँ है, तो बिहार के मुंगेर जिला में है। कहाँ पर है, बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। क्या मिले हैं, पुराने स्थल मिले गए हैं। यहाँ से यूरोप यानी फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों के तरह औजार मिले, मतलब उसके समान, मतलब जो फ्रांस के जो औजार आरंभिक मिले थे उसके समान ही कहाँ पर, बिहार के मुंगेर जिला में पैसरा नामक जगह पर यह स्थल एवं आवास खोजे गए हैं। ये क्वेश्चन है पैसरा वाला। फिर हम पढ़ेंगे पाषाण काल को तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन, तो पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। ये 3 काल है पाषाण काल का। सबसे पहले समझिए पाषाण काल को। इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण यानी पत्थर का काल का नाम दिया है। किसको, पाषाण काल को पत्थर का नाम दिया। इससे पत्थर औजार थे, पत्थर ही मतलब वहाँ पर चित्र बनाया करते थे और गुफा में रहते थे, इसीलिए इसका नाम क्या, पत्थर का नाम दिया गया। अब देखेंगे कि पूरा पाषाण काल कब से स्टार्ट हुआ, इसका 20 लाख साल से लेकर 14,000 साल पहले तक। कब से, 20 लाख साल से लेकर 14,000 साल पहले तक इसका काल है। और ये आरंभिक चरण है। पाषाण का आरंभिक चरण कौन है, पूरा पाषाण काल। यहाँ सबसे पहले यहीं पर का आग का आविष्कार हुआ। अस्थायी निवास एवं शिकार, लोग अपने शिकार के लिए मतलब अपने भोजन के शिकार के लिए करते थे। और स्थायी निवास, मानव ने अपना स्थायी निवास बनाया पूरा पाषाण काल में। और आग का आविष्कार इसी काल में हुआ। फिर पढ़ेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल। 14,000 साल पहले से लेकर 8,000 साल पहले तक इसका काल है। क्या सब है, 14,000 साल पहले से लेकर 8,000 साल पहले तक इसका काल है। किसका, मध्य पाषाण काल का। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी। किस काल में, मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव आ गए और वातावरण में गर्मी बढ़ गई, मध्य पाषाण काल में। फिर देखेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण कब से कब काल है, 8,000 साल से लेकर 3,000 साल तक। कब से, 8,000 साल से लेकर 3,000 साल तक नव पाषाण काल को। फिर इसके बाद एक बार विभाजित करते हैं कि पूरा पाषाण काल कब से लेकर 20 लाख साल से लेकर 14,000 साल पहले तक। फिर मध्य पाषाण काल 14,000 साल पहले से लेकर 8,000 साल पहले तक। फिर नव पाषाण काल 8,000 पहले से लेकर 3,000 साल पहले तक, 3,000 साल तक इसका काल है।
यह मतलब चैप्टर ख़त्म हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करें।